और भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। तो सबसे पहला इसमें जो हेडिंग आती है परमाणु में आवेशित कण यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एटम। चार्ज पार्टिकल इन एटम यानी परमाणु में आवेशित कण होता क्या है? तो वह कण जिसमें विद्युत आवेश होता है आवेशित कण कहलाते हैं। जो परमाणु होते हैं उसमें ही तो आवेशित कण उपस्थित होते हैं। और परमाणु जब ढेर सारे परमाणु बनते हैं तो कहीं ना कहीं कण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आवेशित कण होता क्या है? तो सीधा बता देना है, वह कण जिसमें विद्युत आवेश होता है आवेशित कण कहलाते हैं। वह कण जिसमें विद्युत आवेश होता है आवेशित कण कहलाते हैं। ओके, अब इसमें जो आती है आपकी हेडिंग वो आती है कैथोड किरणें यानी कि बोले तो इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज। ये कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड रेज बोले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखें तो कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो जो कैथोड किरणों की खोज की तो वो किए थे जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरणों की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किस सन में? सन 1897 ईस्वी में किया था। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो आपको सीधा बता देना है, कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 ईस्वी में किया था। इन्होंने क्या की? एक परख नली ली। पहले इसको देखते हैं तब हम यहाँ पे समझाते हुए आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सबसे पहले कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को अत्यंत कम दाब यानी जैसे कि HG को मैंने लिया कितने पर 0.01 mm पर भर कर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये जो विसर्जन नलिका है इसमें क्या किया? विसर्जन नलिका लिया और इसमें बहुत कम दाब पर हम लोग गैस भर दिए। गैस भरने के बाद इसमें उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। विसर्जन नलिका में कैथोड बोले तो ऋण इलेक्ट्रोड से अदृश्य किरणें निकलती हैं। यहाँ से कैथोड से कुछ क्या निकलती हैं? अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कि एनोड की ओर जाकर टकराती हैं, ठीक है ना, जो एनोड की ओर चलती हैं तथा विसर्जन नली में कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। अब बात आती है आपकी कैथोड किरणों के गुण। ये कैथोड किरणों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है कि कैथोड किरणों में क्या क्या गुण होता है। आपको ये जो पॉइंट है उसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला इसमें कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं ये कैसे चलती हैं? तो कैथोड किरणें सदैव व सदैव सीधी रेखा में चलती हैं तथा अपने मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तुओं की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर उत्पन्न करती हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं ये हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में ही चलती हैं तथा अपने मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु की छाया जो होती हो वो किस बनाती है? कैथोड के सामने वाली दीवार पर उत्पन्न करती हैं। दूसरा देखें तो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये जो किरणें होती हैं कैथोड किरणें होती हैं यह फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं? बहुत ही प्रभावित करती हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो इन किरणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जो कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है? बहुत अधिक होती है। चौथा देखें तो ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर उत्पन्न यक्स किरणें उत्पन्न करती है। जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक जितनी भी धातुएं हैं अगर उससे टकराएंगी तो क्या उत्पन्न करेंगी? एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉन एवं उसकी विशेषताएं यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड हिज प्रॉपर्टीज यानी कि इलेक्ट्रॉन और उसकी विशेषताएं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी परमाणुओं का क्या होता है? मौलिक कण होता है। परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? तो परमाणु में तीन चीज पाया जाता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत के ऋणावेशित कण होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं विद्युत के धनावेशित कण होते हैं, तथा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उदासीन कण होते हैं। दूसरा देखें तो द्रव्यों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। जो द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सदैव व सदैव किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। किसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यों में। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि जो द्रव्य होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण ही उसमें इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में है सभी तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो तत्वों के रासायनिक गुण होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, अगर उनके रासायनिक गुण देखें तो उनके जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या पर ही निर्भर करते हैं जो उसमें पाए जाते हैं गुण। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई आपको। चौथा देखें तो द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 घाते 9.1 गुणित 10 घाते -28 ग्राम तथा जो आवेश होता है 1 यानी 1.60 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। द्रव्यमान का भार कितना होता है ग्राम में, तो 9.1 इंटू 10 घाते -28 तथा आवेश कितना होता है, तो 1.60 इंटू 10 घाते -19 कूलाम होता है। कैथोड किरणों की खोज मैंने देख लिया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे धन किरणें, यानी कि प्रोटॉन की खोज, यानी कि पॉजिटिव रेज मतलब धन किरणें होता है, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में, सन 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे गोल्डस्टीन ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विसर्जन नली में छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त करके गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर दीप्ति यानी प्रदीप्त उत्पन्न होता है और यह किरण के रूप में होती है। जो ये कैथोड के दीवार के पीछे देखें तो यहाँ पर एक प्रदीप्त उत्पन्न होता है, और ये जो प्रदीप्त उत्पन्न होता है ये कैसी होती है, तो यह हमारी किरण के रूप में होती हैं। 1897 ईस्वी में विल्हेम वीन ने इन्हें प्रोटॉन कहा। 1897 ईस्वी में जो विल्हेम वीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन ही है जो किरण है। उसके पश्चात 1897 में जे थॉमसन ने इन्हें धन किरणों का नाम दे दिया। धन किरणों का क्या दे दिया, नाम दे दिया। देखिए यहाँ पे ये विद्युत विसर्जन नल क्या है, उच्च दाब पर यहाँ पे हम लोग विद्युत का विसर्जन कराए तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर आकर पीछे की ओर टकरा कर एक किरण उत्पन्न करती है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एनोड किरण कहते हैं, यानी कि बोले तो धन किरणें कहा जाता है। अब आती है धन किरणों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, यानी धन किरणों में क्या क्या गुण होता है। तो पहला देखें तो धन किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। धन किरणें कैसे चलती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं, और जो कैथोड होती है वो धन किरणों के विपरीत में चलती हैं। बात समझ आई है ना, यहाँ पे ये बोला गया कि जो धन किरणें होती है वो तो एक सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या चलती है, हमारी कैथोड किरणें चलती है। दूसरा पॉइंट क्या है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। जो धन किरणों का वेग होता है वो हमेशा और हमेशा कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये फोटोग्राफिक
प्लेट को प्रभावित करती हैं। हमेशा जो ये किरणें होती हैं यह किसको प्रभावित करती हैं? तो ये जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उस पर प्रभाव डालती हैं। चौथा देखें तो इनका द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो इनका द्रव्यमान होता है वो जो विसर्जन नलिका में ली गई गैसों के परमाणुओं के द्रव्यमान के लगभग हमेशा और हमेशा क्या होता है? इक्वल टू, यानी बोले तो बराबर होता है। धन किरणें भी प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो हमारी धन किरणें होती हैं यह प्रतिदीप्त एवं स्फुरदीप्त होती है। अब आता है आपका प्रोटॉन एवं उसकी विशेषताएं। प्रोटॉन एवं विस्तृत, क्योंकि जो कैथोड है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है और जो एनोड है वो एक्चुअली में क्या है? प्रोटॉन है। तो बात वही हुई। तो प्रोटॉन और उसकी विशेषताएं बोले प्रोटॉन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहला देखें तो प्रोटॉन विशेषताएं, प्रोटॉन को सामान्य तथा पी से, यहां पे अब सही है, प्रोटॉन को सामान्यतः पी से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रोटॉन को देखें तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे हमेशा और हमेशा पी से ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो उसमें 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है। और 1H1, 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो जो ये 1H1 होता है हमारा क्या है? प्रोटियम है। 1H2 होता है तो ड्यूटेरियम, 1H3 होता है तो ट्राइटियम हो जाता है। दूसरा देखें तो प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इकाई धन आवेश होता है जिसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। तीसरा देखें तो प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। जो प्रोटॉन की त्रिज्याएं होती हैं वो कितनी होती है? तो वो 10⁻13 सेंटीमीटर होती हैं। चौथा देखें तो प्रोटॉन का आवेश तथा द्रव्यमान यानी कि E/m, यानी प्रोटॉन का आवेश E और प्रोटॉन का द्रव्यमान m सदैव स्थिर नहीं होता, कभी कांस्टेंट इसका नहीं होता। ओके, अब आपका आता है परमाणुओं में अनावेशित कण। परमाणुओं में अनावेशित कण यानी कोई भी आवेश ना हो तो उसे अनावेशित कण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इन एटम। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? आवेश उस पर नहीं होता, यानी कि अनावेशित होती हैं। तो परमाणु में अनावेशित कण यानी कि न्यूट्रॉन पार्टिकल इन एटम, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की खोज एवं इसकी विशेषता, यानी कि डिस्कवरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किए थे चैडविक, और चैडविक भैया ने किस सन किए थे? सन 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने किया था। ओके ना। यदि हल्के तत्व जैसे बेरियम Be, बोरान आदि पर अल्फा कणों की बमबारी की जाए तो उनमें से एक प्रकार की विद्युत उदासीन कणों से बनी वैद्युत किरणें निकलती हैं और इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। बात समझ आई? चैडविक भैया ने ये कहा, चैडविक जी ने कुल मिला के ये ऐसे खोजा कि उन्होंने क्या किया कि बेरियम Be, नॉट बेरिलियम, Be, सॉरी मिस्टेक हो गया, Be, बेरियम और बोरान आदि पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करा दी। तो उनमें से एक प्रकार की विद्युत उदासीन कणों से बनी वैद्युत किरणें निकलती हैं और इन्हीं उदासीन कणों को क्या दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यानी कि जब अब अल्फा कण क्या, तो जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। पहले बात ध्यान देना है, जो अल्फा कण होते हैं वो कौन होते हैं? तो हीलियम परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो हमारे अल्फा कण होते हैं। यानी कि 4Be9 + 2He4, यानी कि ये हमारा क्या है? यह हमारा ही अल्फा कण, और अल्फा कण की बमबारी किस पे करा दी? बेरियम के नाभिक पर। तो वहां से कार्बन 6C12
और 0n1, और जो ये 0n1 है इसी को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे विशेषताएं। इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? तो पहला देखिए, तो ये उदासीन होने के कारण ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं? तो ये उदासीन होती हैं, और ये उदासीन होने के कारण ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कभी विक्षेपित नहीं होती हैं। दूसरा देखें, तो इनकी त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। जो इनकी त्रिज्या देखें तो कितनी होती है? 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। तीसरा देखें, तो E/m यानी कि न्यूट्रॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का जो मान होता है वो शून्य होता है। E/m, E क्या है? न्यूट्रॉन का आवेश, और m क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, इसका जो मान होता है क्या होता है? हमेशा हमेशा शून्य होता है। और द्रव्यमान देखें तो इनका जो हमारे न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो किसका होता है ये द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है। अब आपका आता है परमाणु की संरचना। बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले देखिए, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल। बोले तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने सन 1904 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जे जो थॉमसन थे, इन्होंने सन 1904 में सबसे पहला अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। जे थॉमसन के अनुसार देखिए, यानी कि इनके अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन क्या होता है? कण होता है, जिसमें धनावेशित कण समान रूप से फैले रहते हैं तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, और जो गूदे होते हैं वो क्या है? धनावेशित कण है। तो जो लाल गूदे थे उनको बोला गया धनावेशित कण, और जो इसमें काले काले बीज थे उनको बोला गया ऋणावेशित कण। ठीक है ना। ऐसा किसका था? थॉमसन जी का था, या थॉमसन जी का था, इन्हीं का था ना। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला देखें, तो परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण है। रदरफोर्ड के अनुसार देखें तो जो परमाणु होता है क्या होता है? अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण है। दूसरा देखें, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कैसे गति करते हैं? तो वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, और इस प्रकार परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है क्या होता है? इसलिए रिक्त होता है। तीसरा पॉइंट देखें, तो परमाणु के उदासीन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? सदैव बराबर होती है। चौथा देखिए पॉइंट में, तो नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना में बहुत कम होता है। जो नाभिक का आकार होता है परमाणु की आकार तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? जो परमाणु नाभिक की त्रिज्या होती है वह नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻12 सेंटीमीटर, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है परमाणु नाभिक की 10⁻12 सेंटीमीटर, और परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे कम कौन है? 10⁻12 सेंटीमीटर है। अब आपका आता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी किया। तो निम्न निष्कर्ष निकला। यहाँ पे जो सोने की पतली पन्नी लेकर इस पे क्या करा दिए? अल्फा किरणों की बमबारी करा दिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित देखिए कैसे कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल गए। देखिए ये सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण हुए अपने मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ अल्फा कण वापस लौट आए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ
अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो परमाणु का कुछ भाग होता है वो रिक्त होता है, इसलिए वो सीधे चला गया। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, यानी कि वो अगल बगल हो गए, और ये जो होते थे ये हमारे क्या है, ऋणावेशित कण। और जो कुछ अल्फा कण थे उसी मार्ग से वापस लौट आए, क्योंकि वो नाभिक था जहां से वो लौट आए। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या क्या है? तो पहला देखिए तो यह मॉडल परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, अर्थात प्रत्येक आवेशित कण घूमते हैं जिससे वे अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं, और ऊर्जा में कमी होने के कारण नाभिक गिर जाएंगे, और जब नाभिक पर गिर जाएंगे तो नाभिक का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, इसलिए कमी है इसकी। दूसरा देखें तो परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब आता है आपका बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोर का परमाणु मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर सन 1913 नील्स बोर ने किस सन 1913 में ने मैक्स प्लांक के क्वांटा सिद्धांत का उपयोग किया। इसके अनुसार ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे प्लांक का क्वांटा सिद्धांत या जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। इनकी अवधारणाएं क्या क्या है? तो पहला है इलेक्ट्रॉन अपनी अनुमत कक्षा में बिना ऊर्जा नष्ट किए घूमते हैं। दूसरा देखें तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr यानी कि h/2 पाई का पूर्ण गुणित होगा। तीसरा देखें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E उसकी कक्षा की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। और चौथा देखें तो साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं, और यह अवस्था उसकी मूल अवस्था कहलाती है। ओके, अब आता है आपका बोर के परमाणु मॉडल में कमियां। बोर के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी? तो बोर के मॉडल से केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी कि H2 या आयनों He+ के उत्सर्जन की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा देखें तो यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की भी व्याख्या नहीं कर सका। और अगला देखिए तीसरा यहाँ पे, तो यह मॉडल जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। अब आपका आता है विभिन्न कक्षाओं अर्थात कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-बरी के नियमानुसार किया जाता है। पहला देखें तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, और जहां n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। तो पहला कोष देखें तो क्या होता है, वो k होता है। सबसे पहला कोष k है, और उसमें कोषों की संख्या कितनी, 1 है। अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 और 2 1 का 2 यानी कि 2 ही आएगा। तो अधिकतम पहले कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और कौन सा कोष होगा, k। अगर दूसरे कोष यानी कि L में देखें तो ये तीसरा कोष का संख्या दूसरा है, और दूसरे में कितना रहेगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 गुणित 2 के घाते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, और इसका नाम क्या है, L। तीसरा में देखिए यम, कोषों की संख्या 3 है, तीसरा संख्या है, और n के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। तो तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 18 रहेंगे, और कौन सा कोष है, यम है। और जो चौथा कोष है वो क्या है, n है। और यहाँ पर अगर कोषों की संख्या देखिए तो 4 रहेगी, 4 रख देंगे n का मान, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। तो यानी कि जो n बारे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 32 रहेंगे, m बाले में 18, L बाले में 8, और k बाले में 2 रहेंगे। अब आती है आपकी संयोजकता, बोले तो वैलेंसी। संयोजकता क्या है, ये वैलेंसी क्या है? तो तत्वों की परस्पर बांधने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। याद रखना, तत्वों के परस्पर बांधने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं तत्वों के परस्पर बांधने की क्षमता को संयोजकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के वैलेंटिया से हुई, जिसका मतलब होता है क्षमता या फिर सामर्थ्य। तो वैलेंसी होता क्या है, तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व की एक परमाणु के से संयोग करती है। अर्थात
H2O में ऑक्सीजन O की संयोजकता 2 है, क्योंकि यह कितने हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया किया है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग किया है, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपका आता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि बोले तो अष्टक नियम। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी कि अष्टक नियम, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ऑक्टेट रूल। तो इस सिद्धांत को सन 1916 में कॉन्सेल तथा लुईस ने प्रतिपादित किया एवं लैंगम्यूर ने 1919 में पूर्ण किया। इसके सिद्धांत क्या थे? तो पहला यह था कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। दूसरा देखें तो अक्रिय गैसें लगभग निष्क्रिय होती हैं, क्योंकि ये इनकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। अब आती है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखें तो हीलियम का अगर देखें तो 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। नियान का 10 होता है, 2 8। तो देखिए पूर्ण है। आर्गन कितना होता है? 18, इसलिए 2 8 8। क्रिप्टॉन का देखें तो 36, 2 8 18 और 8। तीसरा पॉइंट देखिए तो इसमें जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है तो वे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। चौथा देखिए तो परमाणु अपना अष्टक निम्न विधियों द्वारा पूर्ण कर सकता है। पहला, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा यानी कि वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों की बराबरी साझेदारी द्वारा यानी कि सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों की एक पक्षीय साझेदारी द्वारा यानी उप सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे पांचवा है अष्टक पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब आपका आता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक का महत्व क्यों है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए परमाणु संख्या की जरूरत पड़ती है। परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के परमाणु क्रमांक जरूरत पड़ती है। और तत्वों के गुणधर्मों का, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं तो उनके गुणधर्म ज्ञात करने पर भी के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है। अब आती है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाए? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात A बराबर P प्लस N या फिर Z प्लस N हो जाएगा। जहां A क्या है? द्रव्यमान संख्या, P क्या है? प्रोटॉन संख्या और N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आपका आता है परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में संबंध। तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो जो द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु संख्या निकाल देंगे, अर्थात परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक जो हो गया वो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब आता है विभिन्न परमाणुक स्पीशीज यानी समस्थानिक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं? तो एक ही तत्व की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन 3 समस्थानिक, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। और ये तो हाइड्रोजन कहलाता है लेकिन इसका प्रोट्रियम नाम है, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। देखिए इसमें जो परमाणु क्रमांक है समान है 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए भिन्न है 1 2 3, तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अब आपका आता है समस्थानिकों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिकों में क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला देखें तो इनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा देखें तो इनमें इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा देखें तो समस्थानिकों के भौतिक गुण जैसे घनत्व, क्वथनांक आदि क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये समस्थानिकों क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब आता है आपका समस्थानिकों का उपयोग। तो पहला परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक यानी कि यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा जीवाश्म की
आयु सीमा ज्ञात करने के लिए जैसे कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। और वहीं पे आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में भी किया जाता है। तो ये समस्थानिकों का क्या उपयोग है। अब आता है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका देखें तो जो द्रव्यमान संख्या है देखिए 40 40 40 समान है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है 18 19 20 ये क्या है, भिन्न है, तो इसे हम लोग समभारिक कहते हैं। समभारिकों के क्या गुण होते हैं, तो पहला देखिए समभारिकों में मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान भिन्न भिन्न होता है। और समभारिकों में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, समान होता है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है क्लास 9 चैप्टर 4 में सब न्यूट्रॉनिक है। ये लास्ट टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 परमाणु में। ये आपकी है ना हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास 9 चैप्टर 4 का इन हिंदी है। ये तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो हर एक वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके मेरे प्यारे वहां से वॉच कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।